सोचो एक बार, एक आदमी है जो हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वॉल स्ट्रीट पे काम किया है और फिर भी बैंकरप्ट हो गया। और दूसरी तरफ एक जैनिटर है, सीधा सादा इंसान, जो अपनी पूरी जिंदगी में चुपचाप काम करता रहा और मरते वक्त उसने $8 मिलियन चैरिटी में दे दिए। ये कहानी मैंने बनाई नहीं, ये सच है। तो सवाल ये है, पैसा कमाना किसी डिग्री या आईक्यू का काम नहीं, तो फिर क्या है? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, पैसा एक मैथ का मसला नहीं, ये एक बिहेवियर का मसला है। आज हम इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, इस वीडियो के बाद तुम पैसे को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। चैप्टर 1, हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी इंसान पागल नहीं होता जब वो पैसे के बारे में गलत फैसले करता है, वो बस अपनी अपनी दुनिया में जीता है। सोचो एक बंदा जो 1970 में कराची के एक छोटे घर में पला बढ़ा। उसने कभी स्टॉक मार्केट नहीं देखी, बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं रहे और रिसेशन ने उसके बाप का काम बंद कर दिया। तो वो हमेशा कैश में रखेगा, बैंक पे ट्रस्ट नहीं करेगा। क्या वो बेवकूफ है? नहीं, उसकी हिस्ट्री ने उससे ये सिखाया। अब दूसरी तरफ एक बंदा है जो दुबई में पला, स्टेबल फैमिली, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी। वो रिस्क लेगा, वो स्टॉक्स में ललाएगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ने उससे ये कॉन्फिडेंस दिया। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। यही सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पैसे के बारे में तुम्हारे फैसले तुम्हारी जिंदगी की कहानी से आते हैं, ना सिर्फ लॉजिक से। इसलिए जब कोई तुमसे कहता है, यार ये तो ऑब्वियस था, समझ लो कि उसकी कहानी तुमसे अलग है। चैप्टर 2, लक और रिस्क। दोनों भाई हैं। बिल गेट्स दुनिया का एक वक्त का सबसे अमीर इंसान। उसने हार्वर्ड छोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, हिस्ट्री बदल दी। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक चीज पॉइंट आउट करते हैं जो लोग भूल जाते हैं। बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से था जिनका स्कूल दुनिया के पहले कंप्यूटर्स में से एक रखता था। 1968 में, जब पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में कंप्यूटर्स थे। ये लक था? हां। क्या बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की? बिल्कुल की। लेकिन दोनों साथ हुए। और फिर उनका दोस्त केंट एवंस था, उतना ही टैलेंटेड, उतना ही एम्बिशियस, लेकिन एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में वो मर गया। वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा हो सकता था। यही रिस्क है, वही चीज जो एक को ऊपर ले जाती है, दूसरे को ले भी जा सकती है। तो लाइफ में जब कोई सक्सीड करे, पहचानो के लक का भी हाथ था। और जब कोई फेल करे, जज करने से पहले सोचो कि रिस्क ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी सक्सेस का 100% क्रेडिट मत लो और दूसरों की फेलियर का मजाक मत उड़ाओ। ह्यूमिलिटी रखना यह सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये स्मार्ट बात है। चैप्टर 3, कभी भी इनफ नहीं। यह सबसे खतरनाक चीज है। रजत गुप्ता, मकिन्सी का सीईओ, करोड़पति, लिटरली बिलियंस में खेलता था। लेकिन फिर भी उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास के बिलियनियर्स को देख रहा था और सोच रहा था, मैं उनसे कम क्यों हूं? नतीजा? जेल, रेप्यूटेशन खत्म, सब कुछ गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इनफ का कॉन्सेप्ट समझना जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है। हम एक ऐसे गेम में फंसे हैं जहां गोल पोस्ट हमेशा हिलती रहती है। 1 लाख कमाओ तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख हो तो 1 करोड़, 1 करोड़ हो तो 10 करोड़। ये रेस कभी खत्म नहीं होती जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करते कि ये मेरे लिए काफी है। तुम्हारा एक दोस्त है जो हर रोज नया फोन लेता है, नई गाड़ी, क्रेडिट पे। बाहर से रिच लगता है, अंदर से डेट में डूबा हुआ। वो इनफ नहीं जानता। दूसरा दोस्त, सीधा, छोटा घर, पुरानी गाड़ी, लेकिन उसके पास इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और रात को चैन की नींद आती है। कौन ज्यादा अमीर है? सोचना। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। वो जादू जो दिखता नहीं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक।
उसकी नेटवर्थ $80 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन यहां एक शॉकिंग बात है, उसकी 97% वेल्थ 65 साल की उम्र के बाद आई। उसने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू डेकेड्स में होता है, क्वाइटली, स्लोली, और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग को समझना इजी है, लेकिन इसको फील करना और उसमें बिलीव रखना ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट्स अभी चाहते हैं। सोचो एक सिंपल एग्जाम्पल। अगर तुम 22 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करो, सिर्फ 5,000, और एवरेज 10% रिटर्न मिले, तो 7 साल की उम्र तक तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3,50,00,000 रुपीज होंगे। लेकिन अगर तुम 32 साल से शुरू करो, सिर्फ 10 साल बाद वो नंबर रफली 1,30,00,000 तक गिरेगा। 10 साल की देरी, 2 करोड़ का फराक। ये मैथ नहीं, ये पेशेंस का इम्तिहान है। चैप्टर 5, पैसा और खुशी, कनेक्शन क्या है? मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल बात लिखते हैं, वेल्थ की सबसे बड़ी फॉर्म यह है कि तुम हर सुबह उठ के कह सको, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये लग्जरी नहीं है, ये फ्रीडम है, और ये सबसे वैल्यूएबल चीज है जो पैसा दे सकता है। बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में नहीं होती। वो बॉस की मर्जी पे चलते हैं, मीटिंग्स में फंसे रहते हैं, और वीकेंड्स भी काम में जाते हैं। हमारी मुल्क में एक कॉमन पैटर्न देखो, बाप कहता है डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, पैसा आएगा, और वो बच्चे डॉक्टर बन भी जाते हैं। लेकिन क्या वो खुश हैं? काफी केसेस में नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया, ऑटोनॉमी नहीं। हाउसल कहते हैं, पैसा का असली गोल ये नहीं कि तुम क्या खरीद सको, असली गोल ये है कि तुम क्या चूज कर सको, अपनी जिंदगी खुद चूज कर सको। ये सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 6, गाड़ी, घर, घड़ी और असली रिस्पेक्ट। हाउसल एक बहुत सच बात कहते हैं, जब तुम एक फैंसी कार में बैठे आदमी को देखते हो, तुम उसकी तारीफ नहीं करते, तुम खुद को उस कार में इमेजिन करते हो। हम बहुत कुछ इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो लोग भी वही सोच रहे हैं, उन्हें तुमसे मतलब नहीं, वो अपनी ही दुनिया में है। एक बंदा ईएमआई पे BMW लेता है, मंथली इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपीज, उसका सैलरी 1,50,000, बाकी सब कुछ टाइट है, लेकिन गली में वो सक्सेसफुल लगता है। क्या वो सच में फाइनेंशियली स्टेबल है? नहीं, लेकिन अपीयरेंस के लिए वो ये सब करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ जो दिखती है वो वेल्थ नहीं होती, असली वेल्थ वो होती है जो नजर नहीं आती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शंस। जो बंदा 10 साल पुरानी कोरोला में घूमता है, लेकिन उसके पास 50 लाख इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एक्चुअली उस BMW वाले से ज्यादा अमीर है। चैप्टर 7, सेव करो, किसी रीजन के बिना भी। मैं सेव करूंगा जब प्रमोशन मिलेगी, मैं सेव करूंगा जब सैलरी बढ़ेगी, मैं सेव करूंगा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये एक्सक्यूजेस हम सब ने दिए हैं। हाउसल कहते हैं, ये सोच ही गलत है। सेविंग का किसी स्पेसिफिक गोल से होना जरूरी नहीं। सेव करो क्योंकि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि सेविंग्स तुम्हें ऑप्शंस देती हैं, क्योंकि सेविंग्स तुम्हें पावर देती हैं, सिचुएशन के सामने झुकने की बजाय खड़े रहने की। जॉब चली गई, सेविंग्स है, पैनिक नहीं। मेडिकल इमरजेंसी, सेविंग्स है, लोन नहीं लेना। बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, सेविंग्स है, रिस्क ले सकते हो। सेविंग्स इक्वल फ्रीडम, सिंपल। हाउसल एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, तुम्हारी इनकम बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हारी डिजायर्स स्लो बढ़ें। जितना तुम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बाँचो, यानी सैलरी बढ़ी और साथ में खर्च भी बढ़ा, उतना ज्यादा बचेगा। चैप्टर 8, रीजनेबल होना, रैशनल होने से बेहतर है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पैसा हमेशा रैशनल होकर लगाओ, प्योर मैथ, प्योर लॉजिक। लेकिन हाउसल कहते हैं, रीजनेबल होना रैशनल होने से बेहतर है।
क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। अगर तुम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जो टेक्निकली बेस्ट है, लेकिन जिसमें तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम वो स्ट्रैटेजी छोड़ दोगे, गारंटीड। कोई कहता है 100% स्टॉक्स में डालो, लॉन्ग टर्म बेस्ट रिटर्न मिलेगा। मैथ से सही है, लेकिन 2008 जैसी रिसेशन आए और तुम्हारा पोर्टफोलियो 40% नीचे चला जाए, क्या तुम रुक पाओगे? मोस्ट पीपल नहीं रुके। वो पैनिक में बेच देते हैं और वर्स्ट टाइम पे एग्जिट करते हैं। इसलिए एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी जो तुम्हें कंफर्टेबल रखे, जिसमें तुम इन्वेस्टेड रहो, वो टेक्निकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी से ज्यादा यूजफुल है। अपने आप को जानो, अपनी साइकोलॉजी को जानो। और अब इस सब का कंक्लूजन। आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से ये सीखा। पहली बात, तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस तुम्हारी पर्सनल हिस्ट्री से आते हैं, दूसरों को जज मत करो। दूसरी बात, लक और रिस्क दोनों रियल है, हम्बल रहो। तीसरी बात, एनएफ जानना सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। चौथी बात, कंपाउंडिंग का जादू पेशेंस मांगता है, जल्दी मत करो। पांचवी बात, पैसा का असली मकसद फ्रीडम है, फैंसी चीजें नहीं। छठी बात, असली वेल्थ दिखती नहीं, वो सेविंग्स और ऑप्शंस में होती है। और सातवीं बात, रीजनेबल रहो, रैशनल होने की कोशिश में खुद को मत मारो। मॉर्गन हाउसल ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि तुम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनो। उन्होंने ये इसलिए लिखी कि तुम अपने आप को समझो, अपने डरों को, अपनी लल्लच को, अपनी साइकोलॉजी को। क्योंकि पैसा एक टूल है, और टूल का सही इस्तेमाल करना यह सिर्फ नॉलेज नहीं, ये विजडम है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। लूसिड ब्रेन पे हम हर बार ऐसे ही पावरफुल बुक्स को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो।